नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के 6 सदस्यों को फिर से चुनाव पर रोक लगा दी है। यह फैसला मौजूदा चुनाव प्रक्रिया को वैध घोषित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करने के बाद आया है। बीजेपी पार्षदों की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और मेयर शैली ओबेरॉय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मेयर से स्थायी समिति के मतदान के संबंध में बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध अन्य जानकारी को सुरक्षित रखने को कहा है। वहीं बीजेपी ने शनिवार को दावा किया कि एक दिन पहले तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की गई गणना के आधार पर भगवा पार्टी और आप के तीन उम्मीदवारों को एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया जाना था और मेयर को इस नतीजे को स्वीकार करना चाहिए और इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। यूरोप की एक एनजीओ EU डिसइंफोलैब के द्वारा भारत की समाचार एजेंसी ANI पर लगाए गए गंभीर आरोपों का अब ANI ने जवाब दिया है। ANI की ओर से कहा गया है कि ANI पाकिस्तान और चीन में हो रहे अत्याचारों पर रिपोर्ट करना जारी रखेगा, जो करना है कर लो। दरअसल यूरोप के एनजीओ के द्वारा आरोप लगाया गया था कि ANI ऐसे पत्रकारों, ब्लॉगर्स और राजनीतिक विशेषज्ञों का हवाला देता है जो कहीं मौजूद ही नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ANI नियमित रूप से निष्क्रिय पड़े EP टुडे और EU क्रॉनिकल्स के हवाले से खबर देता रहा है, जो कि फर्जी मीडिया आउटलेट हैं और वास्तव में भारत में पाकिस्तान चीन विरोधी बयानों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। EU डिसइंफोलैब का कहना है कि समाचार एजेंसी ANI ने बार बार एक थिंक टैंक के हवाले से कई बातें कहीं। वास्तव में वो थिंक टैंक 2014 में बंद कर दिया गया था। एनजीओ का आरोप है कि समाचार एजेंसी इन नकली पत्रकारों, राजनीतिक एक्सपर्ट और ब्लॉगर्स के पाकिस्तान और चीन विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने का काम करती है। इसके जवाब में ANI की एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश ने ट्वीट करते हुए लिखा, ANI पाकिस्तान और चीन में हो रहे अत्याचारों पर रिपोर्ट करना जारी रखेगा, जो करना है कर लो। स्मिता प्रकाश ने एक बयान ट्वीट किया है जिसमें EU डिसइंफो की रिपोर्ट का खंडन किया गया है और कहा गया है कि इस रिपोर्ट की हमें उम्मीद थी, क्योंकि ऐसे एनजीओ भारत में चुनावी मौसम आने पर नियमित रूप से ANI को निशाना बनाते हैं। हम पर 2019-2020 में जो आरोप लगाए गए थे उसे अब 2023 में भी दोहराया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष ने कवायदें शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में आज बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली की गई। इस महारैली में RJD, JDU, कांग्रेस, CPI माले मौजूद रही। इस महारैली को हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट कराकर लौटे RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी संबोधित किया। लालू प्रसाद ने शंखनाद करते हुए कहा कि 2024 के लिए महागठबंधन तैयार है और हम मिलकर बीजेपी का सफाया कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमें देश को बचाना है। लालू ने कहा, ये एकजुटता प्रमाणित करेगी कि लोकसभा के चुनाव में ये पक्का गठबंधन बीजेपी का सफाया करने के लिए है। लालू ने कहा कि आज देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पहुंच गया है। बीजेपी पार्टी नहीं, ये RSS का मुखौटा है और ये दलित और आरक्षण विरोधी है। लालू ने कहा, ये जो RSS है वो गोलवलकर की पार्टी है। गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट में 2 खतरनाक बातें लिखी हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर दलित पहुंच जाए तो जूते से मार के बाहर करो और आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है। ये है असली रूप RSS का, जिसको हम बीजेपी कहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअली जुड़कर महारैली को संबोधित किया और कहा कि RSS जो चाह रहा है वो मोदी कर रहे हैं। किसी का सम्मान नहीं, सभी का अपमान, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की उपेक्षा, और हम सब एक होकर के इसका मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए तैयार हैं। लालू ने कहा कि लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, एकजुट रहेंगे तभी तो देश रहेगा, और अगर हम ढीले पड़ गए, कमजोर पड़ गए तो भारत के ऊपर कई तरह के कीटाणु आएंगे। लालू ने कहा कि देश को आगे बढ़ाना है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है। अब समय आ गया है कि मोदी की सरकार की विदाई है। ये पक्का है। ये बिहार का ऐलान है, महागठबंधन का ऐलान है। इस दौरान लालू ने सरकार के द्वारा मुफ्त राशन दिए जाने पर भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा, ये बार बार कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का मजबूती के साथ फैसला आया था कि राशन जब सड़ रहा है तो गरीबों को बांटो। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लालू ने कहा कि ऐसा लगता है कि पूरा ये हल चला करके राशन ला रहे हैं और वोट मांगते हैं। इसके अलावा बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार हिंदुस्तान की तारीख को बदल सकता है। बिहार के पूर्णिया में महारैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि हम कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम सब साथ आ जाएं तो बीजेपी को 100 सीटों के नीचे समेट देंगे। नीतीश ने कहा कि सातों पार्टियों ने मिलकर तय किया कि पहली सभा हम लोग पूर्णिया में करेंगे। जब हम लोगों ने महागठबंधन बनाया तो दिल्ली से 2 नेता हैं, एक प्रधानमंत्री हैं और एक गृहमंत्री। क्या अनुभव है इन लोगों का? क्या देश की आज़ादी को ये लोग जानते हैं? ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, कब्जा किए हुए हैं। कोई बिहार के विकास के लिए इन्होंने काम किया है क्या? यहाँ आकर क्या क्या कह दिया था?
नीतीश ने कहा कि जब हम सब एकजुट हो जाएंगे तो बड़ी चीजें होंगी। सब जल्दी से जल्दी बुलंदी कीजिए, नहीं करेंगे तो फायदा किसका होगा सोच लीजिए। देश का कितना बंटवारा करने देंगे, हम बिहार में ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। नीतीश ने कहा कि हम उनके साथ बीच में चले गए थे, लेकिन अब जीवन भर आप लोगों के हित में काम करेंगे। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़ाने के लिए देश को बीजेपी से मुक्त करना होगा। बिहार में तो हम एकजुट हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव होगा तो यहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन बाकी सब जगह कर लेंगे तो यही नतीजा देश में आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने आज बिहार के पश्चिम चंपारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए बदल गए हैं। अमित शाह ने कहा कि नीतीश बाबू अब प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए। नीतीश बाबू की पीएम बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटाधार कर डुबोया। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार को हर 3 साल में पीएम बनने का सपना आता है। आप सबको मालूम है, जयप्रकाश नारायण से लेकर आज तक जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जिस जंगलराज के खिलाफ बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई, उस जंगलराज के प्रणेता लालू प्रसाद की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत साल तक आयाराम गयाराम कर लिया, अब उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बार ऐसा सबक सिखाइए कि बिहार में दल बदल करने वाले चुप हो जाएं। जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिनों की भारत यात्रा पर शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ओलाफ शोल्ज ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि भारत ने हमेशा से इस विवाद को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करने पर जोर दिया है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम ने कहा कि बातचीत के जरिए ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें पूर्ण अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार और आरएसएस ने सभी स्वायत्त एजेंसियों पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी देश के लिए नहीं अपने मित्रों के लिए सत्ता चला रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें भाजपा शासन से सख्ती से निपटना होगा और लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ानी होगी ताकि अपने संदेश स्पष्टता के साथ दिए जा सकें। सोनिया ने आगे कहा कि भाजपा नफरत की आग में घी डालने का काम कर रही है और अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों को निशाना बना रही है। कांग्रेस नेता ने इसी के साथ कहा, ये समय पार्टी और देश के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भाजपा ने हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। सोनिया गांधी ने रायपुर अधिवेशन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हुई, जो कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि 2004 और 2009 में हमारी जीत के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के सक्षम नेतृत्व ने मुझे व्यक्तिगत संतुष्टि दी थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हुई है, जो कांग्रेस के लिए एक अहम मोड़ है। अपने भाषण में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत अच्छा काम किया। सोनिया ने कहा कि जिस तरह से राहुल ने इस यात्रा में लोगों के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना, वो काबिले तारीफ है। वहीं सोनिया के भाषण और पारी समाप्त वाली बात से कहा जा रहा है कि पार्टी को अब नए नेतृत्व को संभालना है, वो अब राजनीतिक रूप से विदा ले रही हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी एक बार फिर बीजेपी को हराने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने की उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को बाधित करने की साजिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस भारत को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रमुख ने जोर देकर कहा, हमारा प्रयास सरकार को लोगों के वोटों से बदलना है, ना कि मनी बैग या ईडी, सीबीआई या आयकर विभाग से मदद के माध्यम से। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सत्ता गरीब विरोधी है क्योंकि वो गरीबों पर हमला कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए पार्टी नेता राहुल गांधी और 22 साल तक पार्टी का नेतृत्व करने के लिए पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को धन्यवाद भी किया। कांग्रेस महाधिवेशन में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में गरीबों, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वोट लेने के लिए पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सरकारी कंपनियों को बेचने से पिछड़ों की नौकरी भी खत्म हो रही है।
उन्होंने कहा कि चीन के अतिक्रमण पर घुटने टेक दिए। हम भारत की सेना के साथ खड़े हैं, सेना बहादुर है, सरकार विफल है। खड़गे ने कहा कि पीएम कहते हैं कि कोई घुसा नहीं है, विदेश मंत्री कहते हैं कि हम चीन से लड़ नहीं सकते क्योंकि वो बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि चीन से जमीन छीनकर अप्रैल 2020 की स्थिति वापस दिलाएंगे, तभी समझेंगे कि आपकी छाती 56 इंच की है। बंगाल में शनिवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक की कार पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा में कथित तौर पर टीएमसी के समर्थकों ने हमला किया। मंत्री के अनुसार टीएमसी समर्थकों ने काले झंडे दिखाए और उनकी कार पर पथराव किया गया, जिसमें कार के आगे का शीशा टूटा। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल दर्शक के रूप में कार्य कर रही है और हिंसा के अपराधियों को बचाया जा रहा है। राज्य के लोग देख रहे हैं कि राज्य में टीएमसी समर्थक क्या कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं क्योंकि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों के नुकसान होने का डर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह आज यहां आ रहे हैं तो वो बताएं कि बजट में उन्होंने बिहार को क्यों ठगा और इस बजट से बिहार को क्या मिला। बता दें, अमित शाह शनिवार को बिहार के उत्तरी पश्चिमी इलाके के वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में लौरिया में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस संबंध में ही तेजस्वी यादव ने हमला बोला। बता दें, हाल ही में जदयू से उपेंद्र कुशवाहा ने नाता तोड़ लिया है। इसके पीछे भी बीजेपी को ही बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी इस बार बिहार में खास तैयारी कर रही है, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी साथ में हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रयागराज में शुक्रवार को बमबारी, गोलीबारी और हत्या में आपराधिक इतिहास वाले अतीक अहमद का नाम सामने आया है। अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक रहे हैं और इस समय अहमदाबाद जेल में बंद है। उन पर यूपी पुलिस गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर चुकी है। ताजा घटना का संबंध पूर्व बीएसपी विधायक राजू पाल की 2005 में की गई हत्या से है। राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल को कल शुक्रवार को गोलियों से उड़ा दिया गया। इस आरोप में पुलिस ने अतीक अहमद के 2 बेटों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन एफआईआर में नाम अतीक अहमद का भी आया है। इलाहाबाद में शुक्रवार की घटना कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। इलाहाबाद पुलिस ने बताया कि 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में एक प्रमुख गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में हुंडई क्रेटा एसयूवी की पिछली सीट से बाहर निकलते समय एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें, अतीक अहमद पर अक्टूबर 2022 में राजू पाल की हत्या का आरोप तय हुआ था। उसके बाद गवाहों के बयान होने थे, उसमें उमेश पाल की गवाही सबसे अहम थी। उमेश पाल इन दिनों बीजेपी में था। बहरहाल यूपी पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां लंबे समय से जेल में बंद बाहुबली नेता अतीक अहमद पर कार्रवाई कर रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज कांड पर सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये जो अपराधी और माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? क्या ये सच नहीं है कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उन्हें समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया था? आप अपराधी को पालेंगे और उसके बाद आप तमाशा बनाते हैं। हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी ने कहा कि 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का कुख्यात काम इन्हीं लोगों ने किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी का काम कर रहे हैं। माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम सरकार करेगी। चोरी और सीना चोरी का काम नहीं चलेगा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी बहस भी हुई, जब अखिलेश यादव ने इस घटना के संबंध में बोलते हुए कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। इस पर योगी आदित्यनाथ ने नाराज होकर कहा कि शर्म तो आपको करनी चाहिए जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। प्रयागराज कांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, कल जिस तरह से बम फेंके गए उससे साफ है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और गैंग वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई है। क्या यही राम राज्य है जहां सरेआम बंदूकें चल रही हैं? पुलिस पूरी तरह विफल है और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बता दें, उमेश पाल की शुक्रवार को उनके प्रयागराज स्थित आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके एक गनर जो गोलीबारी में घायल हुआ था कि बाद में अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर लगातार उमेश पाल की कार का पीछा कर रहे थे और उनके बैग में देसी बम लेकर आए थे। एक वीडियो क्लिप में एक आरोपी को अपने बैग से बम निकालकर उमेश पाल पर फेंकते हुए देखा जा सकता है। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य में कानून व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर हथियारों से लैस लोगों का एक समूह थाने का घेराव कर सकता है तो ये काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान वैश्विक कॉरपोरेट को लुभाने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा क्योंकि कुछ लोग अपने सहयोगी को छुड़ाने के लिए उन पर हमला कर रहे थे। बता दें, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के कारण पिछले कुछ दिनों से पंजाब चर्चा में है।
उसके समर्थकों ने अपने सहयोगी को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला कर दिया था। दरअसल पंजाब में इस वक्त दो ही नाम गूंज रहे हैं, एक है अमृतपाल सिंह खालसा और दूसरा है वारिस पंजाब दे। पंजाब से लेकर केंद्र तक की जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं। अब अमृतपाल और वारिस पंजाब दे संगठन का डोजिया तैयार किया जा रहा है, लेकिन खालिस्तान की मांग पंजाब को पुराने दौर में ले आई है। अभी जब पंजाब का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए लड़ रहा था और पंजाब से आकर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ गया था, तो पंजाब के संघर्ष को याद किया जा रहा था। लेकिन उसी किसान को अब अमृतपाल सिंह खालसा और वारिस पंजाब दे की तरफ धकेल दिया गया है। इसके बाद देश में पंजाब को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।